डेट है 4 जनवरी 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इसके नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला इसके नए चेयरपर्सन हैं जो 31 दिसंबर 2022 में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने चार्ज ले लिया। तो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे आपने 2022 के प्रीलिम्स में देखा होगा, टी बोर्ड के बारे में पूछा था। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ये 1983 में बनाया गया था। 15 नवंबर 1983 में प्रेसिडेंट ने बनाया था इसको। किसके तहत? एक एक्ट बनाया हुआ था 1962 का, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। तो ये एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। कैसी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि सांविधिक संस्था। जब कोई संस्था, कोई बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अगर संविधान में उसके लिए प्रोविजन है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये एक्ट आपको याद रखना, इस एक्ट के जरिए बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? इसके काम क्या थे? इसके काम ये थे कि सेफ्टी फंक्शन को रेगुलेट करना है। किसके लिए? जैसे मान लो न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक एनर्जी है, इससे कोई नुकसान ना हो इंसान को, ह्यूमन को भी और इन्वायरमेंट को। इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये पावर कहाँ कहाँ से लेती है? एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, जिसके जरिए ये बनाई गई है। दूसरा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ये दो एक्ट से पावर लेती है, इनके जरिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, नोटिफिकेशन जारी करती है ये। इसका मिशन यही है कि न्यूक्लियर एनर्जी हो या आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, इनके द्वारा जो नुकसान होते हैं ह्यूमन हेल्थ को या इन्वायरमेंट को, ये ना हो। इसके लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाती है। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें? एक चेयरपर्सन होता है और इसमें मैक्सिमम 4 मेंबर सेक्रेटरी हो सकते हैं। यानी कि टोटल जो मेंबर होते हैं इसके चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी को मिला के वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेल नॉट एक्सीड 5। तो एक चेयरपर्सन हो सकता है और मैक्सिमम 4 मेंबर, या 3 मेंबर, 2 मेंबर या 1 मेंबर, लेकिन 5 से ज़्यादा टोटल नहीं हो सकते हैं। और एक बात जो आपको याद रखनी है इसमें, जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या है फिर? ये देखो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये बनाया गया था 1948 में। 1948 में बनाया गया था ये। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। ये एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है? ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, किसी मंत्रालय के अंदर नहीं है। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये डिपार्टमेंट काम करता है और इसके अंडर ये काम करती है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये आपको इसमें याद रखना है। बोर्ड में देखो फुल टाइम मेंबर भी होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। इसमें फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और कुछ पार्ट टाइम मेंबर भी हो सकते हैं। जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है। इसकी भी कुछ प्रोविजन है, उसको भी एडमिनिस्टर करता है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये देखो सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए ये रूल्स रेगुलेशन ये जारी करता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये पावर लेता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट है जो 1962 का, उसके सेक्शन 23 से। तो उसको भी एडमिनिस्टर कौन करता है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो आपको इसमें 2 चीज़ याद रखनी है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट हुआ है अभी इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है एक यूरोप में। कहाँ पे है ये वाला देखो, यहाँ पे लिखा नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ पे देखना ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी के आसपास है यहाँ पे। तो ये ऑस्ट्रिया और इंडिया के साथ हुआ है ये एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट देखो, जो इलीगल माइग्रेशन है ना ऑस्ट्रिया में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। लगभग 15,000 तो इलीगल इमाइग्रेंट है जो इंडिया से गए हैं वहाँ पे। माइग्रेंट तो आप जानते हो ना, प्रवासी बोलते हैं हिंदी में शायद, प्रवासी।
तो इंडिया से जो लोग चले जाते हैं ऑस्ट्रिया में जॉब के लिए या किसी और काम के लिए, तो इस तरह के 15,000 इलीगल अवैध तरीके से लोग गए हुए हैं इंडिया से ऑस्ट्रिया में। तो ये यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन है जो बढ़ती जा रही है और लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से ये ऑस्ट्रिया ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है इलीगल माइग्रेंट जो आते हैं इनको रोकने के लिए। इस तरह के देखो एग्रीमेंट है जो यूरोपियन कंट्री के साथ इंडिया और भी कर रहा है। जैसे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये लेकिन अभी पेंडिंग पड़ा है, मतलब बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था ये, और इसको रिजॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है कि इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं बहुत सारी कंट्री में यूरोप की काम करते हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी एग्रीमेंट किया है और इलीगल इमाइग्रेशन को रोकने के लिए इंडिया से एग्रीमेंट किया है। जो ये अभी एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रिया के साथ, इसका मकसद बस आपको याद रखना है कि इलीगल जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, उसको रोकने के लिए, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट इंडिया से चले जाते हैं ऑस्ट्रिया में उनको वापस भेजा जा सके इंडिया में, और अगर उन्हें आना है ऑस्ट्रिया में तो उनके लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, ताकि स्टूडेंट आना चाहे कोई या कोई प्रोफेशनल्स हैं वो आना चाहें तो आ सकें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन रुपये जो अभी 10% फॉल कर गई है यूएस डॉलर के मुकाबले 2022 में, तो वो क्यों फॉल की है इसके बारे में हमें जानना है। यानी कि रुपया है जो कमज़ोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, क्यों हुआ है उसके रीज़न हमें जानने हैं। अच्छा, रुपये की वैल्यू जब गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। ये 4 टर्म आपने पढ़ी होंगी इकोनॉमी में। एक तो डेप्रिशिएशन, यानी कि रुपये की वैल्यू जब घटती है तो डेप्रिशिएशन। अगर रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ती है तो एप्रिशिएशन बोलते हैं। ये 2 टर्म यूज की जाती हैं, डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन, रुपये का घटने और बढ़ने के लिए। 2 और हैं टर्म, एक है डीवैल्यूएशन और एक है रीवैल्यूएशन। तो ये डीवैल्यूएशन का मतलब भी होता है रुपये का डॉलर के मुकाबले घटना, और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है रुपये का डॉलर के मुकाबले बढ़ना। तो ये टर्म कब कब यूज की जाती हैं? जब दोनों देखो, डीवैल्यूएशन डेप्रिशिएशन की तरह ही वैल्यू है, मतलब इसका मीनिंग है, और एप्रिशिएशन का रीवैल्यूएशन का तरह मीनिंग है। तो कब कब यूज की जाती हैं? अगर मान लो आरबीआई इंटरफेयर करे, आरबीआई हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो इंटरफेयर करे रुपये की वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए। कैसे इंटरफेयर करती है आरबीआई? आरबीआई क्या करती है कि मार्केट में डॉलर, मान लो डिमांड ज़्यादा है डॉलर की, तो आरबीआई के पास तो डॉलर हैं, तो मार्केट में बेच देगी डॉलर को। मार्केट में जब डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, तो रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रुपये का रीवैल्यूएशन हो जाएगा। यानी कि रीवैल्यूएशन रुपये की ताकतवर हुआ डॉलर के मुकाबले, किस वजह से? आरबीआई की वजह से। तो इसलिए वो टर्म यूज की जाती है रीवैल्यूएशन। और अगर मान लो डॉलर ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो आरबीआई खरीद लेती है, मार्केट से डॉलर को खरीद लेगी, तो उस टाइम पे रुपये की हमारी जो वैल्यू है वो कमज़ोर हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, उसे बोलेंगे डीवैल्यूएशन। यानी कि डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन, आरबीआई इंटरफेयर करके घटाती बढ़ाती है रुपये की वैल्यू को। तो जब ये टर्म यूज करते हैं, अगर मार्केट फोर्सेस पे रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिकली घटती या बढ़ती है तो हम डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन वाली टर्म को यूज करते हैं। तो डेप्रिशिएशन हमने अच्छे से समझ लिया, यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। और देखो, पूरे एशिया में भारत की करेंसी ऐसी है, भारत की जो मुद्रा है करेंसी रुपया, वो पूरे एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में 2022 में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुई है। यानी कि वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है 2022 में, सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुई है इंडिया की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले, 10% तक डिक्रीज हो गई है। और $1 के मुकाबले रुपया कितना है? 83.2 रुपये, यानी कि $1 के बराबर है 83, हमारा 83.2 रुपये हमारे जो $1 के बराबर हैं। अगर और करेंसी से कंपेयर करें तो चाइना की जो करेंसी है मुद्रा युआन, फिलीपींस की है ये पीसो, इंडोनेशिया की है रुपया, ये 9% तक डिक्रीज किए हैं, ये भी लगभग ज़्यादा ही डिक्रीज किए हैं, कमज़ोर हुई हैं। लेकिन इंडिया की 10% तक कमज़ोर हुई है 2022 में। साउथ कोरिया की करेंसी है वोन,
मलेशिया की रिंगिट, ये 7 और 6% हुई है। देखो कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, ये याद करना नहीं है आपको, बस इसमें इसको रखने का मतलब ये है कि आपको पता हो इन देश की करेंसी कौन सी है। चाइना की युआन है, फिलीपींस की पीसो है, इंडोनेशिया की रुपया है, साउथ कोरिया की वॉन है, मलेशिया की रिंगिट है। ये आपको याद होना चाहिए। रीजन क्या है डिक्लाइन करने के, किस वजह से घटी है इंडिया की करेंसी? पहला रीजन है यूएस का जो फेडरल बैंक है, शॉर्टकट में यूएस फेड भी बोल देते हैं, या एफआरबी, फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से यूएस का बैंक है सेंट्रल बैंक एफआरबी, फेडरल रिजर्व बैंक बोलते हैं या फेडरल रिजर्व सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो वहाँ का जो बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, ब्याज दर को बढ़ा दिया लगभग 425 बेसिस पॉइंट। इसका मतलब होता है, बेसिस पॉइंट का मतलब कि इसमें 100 से डिवाइड कर दो तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 4.25% तक इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट को। अब मान लो जब ब्याज दर यूएस में ज़्यादा मिलेगी तो कोई भी जो कंपनी है या ये एफपीआई होती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं वो यूएस में जाके करेंगे ना इन्वेस्ट, पैसा अपना निवेश लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो यही हुआ, इंडिया में जो एफपीआई थी ना, जो इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपनी जो मनी है वो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया की, वहाँ से निकाल ली और यूएस में जाके, यूएस की मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हायर रेट मिल रही है। तो एक तो मेन कारण ये था क्योंकि यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। और उसने क्यों बढ़ाया था? क्योंकि देखो यूएस में भी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, महंगाई दर ज़्यादा बढ़ रही थी, और महंगाई को रोकने के लिए कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कोई बैंक बढ़ाएगा तो क्या होगा, वहाँ के लोग कम लोन लेंगे, यानी कि बैंकों को भी, जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो बैंक भी लोन कम देने के लिए अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोग कम लोन लेंगे ना, क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है उन्हें। तो जब कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा जब कम होगा, मार्केट में मनी जब कम होगी तो क्या होगा, लोगों के हाथ में मनी नहीं होगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो जो कंपनी है वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी, अपना माल प्रोड्यूस नहीं करेंगी, डिमांड जब कम हो जाएगी। तो इस तरह से डिमांड कम करना ही क्या हो जाएगा, डिमांड जब कम हो जाएगी तो किसी चीज़ की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, महंगाई दर नीचे जा रही है, डिफ्लेशन हो रहा है। तो यही कंट्रोल करने के लिए कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, बढ़ा के या घटा के। तो ये पहला कारण तो ये हुआ किस वजह से हमारी जो करेंसी है उसका डीवैल्यूएशन यानी कि डेप्रिशिएशन हुआ है, घटी है। जैसे मान लो ये इंडिया में क्या हुआ 2022 में, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे उन्होंने 1.34 लाख करोड़ रुपए इंडिया की मार्केट से निकाल लिए और जाके कहीं और पे इन्वेस्ट कर दिए, जैसे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा था, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। दूसरा कारण था रसिया और यूक्रेन का वार, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला। तो दो कारण थे जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जो रुपया डेप्रिसिएट हुई है। अच्छा, इंडिया ने ऐसा क्या स्टेप लिया, सेंट्रल बैंक है जो हमारा आरबीआई, उसने क्या स्टेप लिया जिसकी वजह से हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो कमज़ोर ना हो ज़्यादा। तो आरबीआई ने स्टेप लिए, जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें डॉलर भी है, तो डॉलर में जब डॉलर है तो रुपये को बचाने के लिए आरबीआई क्या करेगी, जैसे मान लो मैंने ऊपर समझाया था आपको, जब रुपये की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, और जब मार्केट में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तभी तो हमारे रुपये की वैल्यू कमज़ोर हो रही है, क्योंकि रुपये की डिमांड तो है ही नहीं। तो क्या करती है इस केस में आरबीआई, जो आरबीआई के पास डॉलर है उसे मार्केट में बेच देती है, सेल कर देती है। जब सेल कर देगी तो मार्केट में अच्छा खासा डॉलर हो जाएगा, तो डॉलर की इतनी डिमांड रहेगी नहीं, तो हमारा रुपया थोड़ा कमज़ोर होगा या एप्रिसिएट हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा हमारे रुपये का। तो इसी तरह से आरबीआई ने भी डॉलर बेचे और अपने जो रिजर्व है उसमें से लगभग $70 बिलियन तक कम हो गया था हमारा फॉरेक्स रिजर्व। और दिसंबर
2022 को जो आरबीआई के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व था वो 562.81 बिलियन डॉलर था, और उससे पहले ये 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था आरबीआई के पास। लेकिन सेंट्रल बैंक अब धीरे धीरे दोबारा से जो इसका रिजर्व है फॉरेक्स रिजर्व दोबारा से इसको बढ़ा रहा है। जो अनसर्टेनिटी का टाइम था वो घटता जा रहा है, और 2023 में ऐसी संभावना जताई है कि इंडिया का रुपये दोबारा से रिकवर करेगा, दोबारा से डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन देखो, ये आप एसए में यूज कर सकते हो इसको एग्जाम्पल को, या जीएस पेपर 4 एथिक्स में यूज कर सकते हो। मिशन परिवर्तन मेनली क्या है, जो स्टीरियोटाइप होता है ना वुमन के प्रति, स्टीरियोटाइप तो जानते हो ना आप, स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है, मान लो जैसे कोई आदमी सोचता है कि खाना बनाना तो सिर्फ महिलाओं का काम है, तो एक ये माइंड की एक स्टेज हो गई कि सोच रहा है कि कोई पर्टिकुलर काम किसी काम के लिए, तो इस तरह के स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप उठाया गया। जैसे मान लो लगभग जब ड्राइवर का नाम आता है, किसी बस को ड्राइव करना हो, कोई ड्राइवर है बस का, किसी का भी, गाड़ी का भी, तो अधिकतर लोगों के माइंड में आता है कि मैन है जो वो ही ड्राइव करेगा, यानी कि पुरुष ही गाड़ी या बस चलाएगा। तो इसी स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए मिशन परिवर्तन चलाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। अशोक लेलैंड नाम की जो कंपनी जो बस बनाती है, बस वगैरह बनाती है, ट्रक बनाती है, अशोक लेलैंड, उस कंपनी के साथ मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये चलाया है, ताकि वुमन ड्राइवर हैं जो दिल्ली की जो बसेज हैं ना, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बस हैं, उनमें वुमन ड्राइवर को इंडक्ट किया जाए, यानी कि उन्हें जॉब दी जाए और वो ड्राइवर की तरह जॉब कर सकें, महिलाएं भी बसों को चला सकें। इसके लिए ये मिशन परिवर्तन चलाया है। तो जो महिलाएं हैं, बस ड्राइवर हैं, जो जॉब करती हैं एज ए ड्राइवर, उन्हें कौन कौन से इशू फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जब वो अपनी जॉब करती हैं। पहला तो ये स्टीरियोटाइप ही, क्योंकि जो ये जॉब है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वो मेल डोमिनेटेड जॉब है, अधिकतर यहाँ पे जो पुरुष काम करते हैं एज ए ड्राइवर, और महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाता समाज के द्वारा एज ए ड्राइवर, और महिलाओं को ड्राइवर की तरह रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता फिर जब वो ड्राइविंग करती हैं। तो इस तरह से जैसे मेल को रिस्पेक्ट मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, वो सम्मान महिलाओं को नहीं मिलता। ऐसे कहते हैं ना कि बस ड्राइवर है, क्या है महिला। तो ये हीटेड आर्गूमेंट भी इन्हें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कोई महिला ड्राइवर है और कोई पैसेंजर है, बस में पैसेंजर है कोई, वो पिए हुए है, ड्रंक है, शराब पिए हुए है, तो बहुत समय पे क्या है, महिलाओं को हीटेड आर्गूमेंट देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि टोंट भी मारते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो छोटी मोटी गलती हो जाए, बस ड्राइवर है, छोटी मोटी गलती हो जाए, अगर मैन है, पुरुष है, तो बहुत कम चांस है कि उसे टोकते हैं। अगर महिला चला रही है तो इस तरह के आर्गूमेंट देखने को मिलते हैं कि जब ड्राइविंग करनी आती नहीं है तो फिर ड्राइवर क्यों बने, इस तरह के आर्गूमेंट भी देखने को मिलते हैं महिला को। नेक्स्ट टॉपिक है एमएनएम। ये भी आप एसए के टॉपिक या जीएस पेपर 4 के टॉपिक्स में एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। ये भी देखो, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए ये स्टेप लिया है केरल की गवर्नमेंट ने। केरल में विलेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक मॉडल है एमएनएम। इसमें क्या है, 80% जो काम है वो महिलाएं करती हैं। जैसे मान लो विलेज है, वहाँ पे 80% तक जितना भी फूड का काम है, कोई फूड की स्टॉल लगा रखी है, मतलब शॉप है जिसमें खाना मिलता है, रेस्टोरेंट, वहाँ पे 80% महिलाएं हैं। अकोमोडेशन का काम है, रूम वगैरह देने का, वो भी सब ये काम महिलाएं देखती हैं। कम्युनिटी टूर्स वगैरह ये सब 80% तक महिलाओं का यहाँ काम किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये केरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। किस लिए? ताकि जो टूरिज्म है उसको वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए स्टेट में। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस यही होगी जो जेंडर बैलेंस है टूरिज्म सेक्टर में उसको एड्रेस किया जाए, ताकि वुमेन्स के टैलेंट को भी शोकेस किया जाए, और जो विलेज है उसको वुमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाया जाए, ताकि महिलाओं के लिए रोजगार, इनकम के जो साधन है वो भी डेवलप हों और कोई महिला आसानी से आ जा सके एज ए टूरिस्ट की तरह, और वुमेन को इक्वल वॉइस दी जाए टूरिज्म में, और वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए ग्रास रूट लेवल पे। तो ये इसके मकसद हैं, एम है, टारगेट है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्वला चैलेंज।
प्रज्वला चैलेंज, ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो, उसने ये लॉन्च किया है। एक तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री याद रखना है और इसका टारगेट क्या है वो टारगेट याद रखना है। इसका टारगेट ये है, देखो इसने इनवाइट किया है किसी भी साइंटिस्ट को, कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को, आप या हम लोग कोई भी है, कोई भी जाके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को अपने आइडिया दे सकता है, अपनी सजेशन दे सकता है, कोई सॉल्यूशन दे सकता है जाके कि इस तरह से आप ये काम करो जिसकी वजह से क्या होगा, रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। तो मेन काम इसका ये है भाई साहब, आप आओ, कोई भी इंडस्ट्री आओ, कंपनी आओ, कॉलेज आओ, यूनिवर्सिटी आओ या कोई आदमी आओ, आपके पास अगर कैसा कोई ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में गांव का बदलाव किया जा सके, उसका विकास किया जा सके, इस तरह का आपके पास कोई आइडिया है वो हमको आके बताओ। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को आके बताओ। तो इस तरह का ये प्रज्वला चैलेंज चलाया है। किसके अंडर लॉन्च किया है ये? जो NRLM है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका टारगेट ये था कि जो रूरल पुअर हाउस होल्ड हैं, ग्रामीण एरियाज़ में जो गरीब लोग हैं, गरीब घर हैं, उनको उनका विकास किया जाए, उनका डेवलप किया जाए। इसके लिए ये दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM चलाई गई थी। इसी के अंदर ये प्रज्वला चैलेंज चलाया गया है। इस जो NRLM स्कीम है इसके अंदर देखो बहुत सारे महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे महिलाओं का विकास हो सके। जो प्रज्वला चैलेंज है इसका जो मेन मकसद है ये शेयर किया गया है मंथन पोर्टल पे भी। और मंथन पोर्टल किसका है? मंथन पोर्टल है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है डिपार्टमेंट, उसके अंदर ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता, ये याद रखना आपको मंथन पोर्टल। लेकिन इसके साथ भी प्रज्वला चैलेंज को शेयर किया गया मंथन पोर्टल के अंदर। मंथन पोर्टल का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की एक इंटरनेट पे एक साइट होगी, पोर्टल बोल दिया है, वो पोर्टल है। तो ये मंथन प्लेटफॉर्म है, ये भी क्या प्रमोट करता है? ये इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है, जिससे क्या है हमारे जो इंडिया के नेशनल टारगेट हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव किया जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते होंगे 17 गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, जो 2030 तक हमें हासिल करने हैं, यानी कि सारी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन की कंट्री हैं उनको हासिल करने हैं। 2015 में ये अडॉप्ट किए गए थे 17 गोल। गोल 17 है, इनके अंदर इनके ही पार्ट है, जैसे 1 का पार्ट हो गया 1.1, 1.2, इस तरह से 169 टारगेट हैं। तो ये 2030 तक करने हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी को घटाना है, एजुकेशन सबको देना है, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है। तो इस तरह के ऐसे गोल हैं 17। नेक्स्ट टॉपिक है विरासत। देखो हमारे आज़ादी के जो 75 ईयर पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी के अंदर ये विरासत नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। क्या है विरासत में और किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। जो कपड़ा मंत्रालय, हमारा कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल को बोलते हैं कपड़े को, उस कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है विरासत को। ये सारी फेस्टिवल है, मतलब साड़ियाँ दिखाई जाती हैं उस फेस्टिवल में, एक विरासत में। तो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है किस लिए? ताकि जो हैंडलूम सेक्टर है हमारा, हैंडलूम सेक्टर यानी कि हाथों से जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं उसको प्रमोट किया जा सके, हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, उसके लिए विरासत फेस्टिवल लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, हैशटैग माई साड़ी माई प्राइड, ये कैंपेन चलाया जा रहा है हैंडलूम वीवर के लिए, जो हाथों से बुनते हैं कपड़े वगैरह, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये हैशटैग कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया कैंपेन। नेक्स्ट टॉपिक है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए। ये एजेंसी अभी न्यूज में है, हमें जानना है कि एजेंसी है क्या, कब बनी, क्या काम है इसका, न्यूज में क्यों है। देखो इसका टारगेट ये था गवर्नमेंट का कि इस एजेंसी के द्वारा 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज करने हैं इसे,
मार्केट से मोबिलाइज करने हैं, इकट्ठा करने हैं, ये समझ लो। लेकिन इतना नहीं कर पाए, टारगेट से कम रह गया। रीज़न क्या था टारगेट से कम रहने का? रीज़न ये था कि इंस्टीट्यूट वगैरह लोन ही नहीं ले रहे थे। इससे जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है ये लोन देती है, ये इससे लोन ही नहीं ले रहे। और लोन क्यों नहीं ले रहे? लोन इसने नहीं ले रहे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोन दे रहे हैं लेकिन चुका नहीं पाते। और वो चुका क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो फीस नहीं बढ़ा पाते। जैसे एक एग्जांपल है आईआईटी बॉम्बे का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है मुंबई में। ये क्या है, इसने लोन लिया, लेकिन ये लोन तो लिया लेकिन चुकाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। ताकि चुका सके लोन, इसने फीस बढ़ा दी अपनी, आईआईटी बॉम्बे ने फीस बढ़ा दी। लेकिन जब फीस बढ़ाई इसने अपने आईआईटी की, तो बच्चों ने विरोध किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि फ़ीस नहीं बढ़ाओ। अब जब फीस नहीं बढ़ाएगी तो इसके पास आईआईटी बॉम्बे के पास पैसे इतने आएंगे कहाँ से? और फिर इसकी वजह से ये लोन चुका नहीं पाई। लोन चुकाने में इसे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोन ले नहीं पाते। किससे? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है जो इससे। दूसरा कारण था कोविड-19 की वजह से भी फंड क्रंच देखने को मिला, मतलब फंड की कमी देखने को मिली। और फंडिंग पैटर्न था जो 2020 में, उसकी वजह से भी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो ये 3 रीज़न थे। तो ये है क्या एजेंसी, मेन हमें ये जानना है ये है क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, अभी तक प्रीलिम्स में पूछी नहीं गई है ये। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाई थी। किस लिए बनाई थी? मेन टारगेट क्या था इसका? मेन टारगेट ये था कि इसे क्या है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग हो, अच्छी लैब हो, साइंटिफिक रिसर्च की जा सके जिनमें, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना है, उनके लिए लोन देना है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कॉलेज हैं या फिर कोई आईआईटीज़ हैं, आईआईएम हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं कोई, उनको लोन देता है ये हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। इसने देखो अभी तक जो दिए हैं लोन, 144 लोन दिए हैं, जिनमें अभी तक ये मोबिलाइज कर पाया 35,000 करोड़ रुपए। और टारगेट था 1 लाख करोड़ रुपए 2022 तक मोबिलाइज करने का, और 2022 आपको पता है ख़त्म हो चुका है, तो ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ये जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, ये एक नॉन प्रॉफिट एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि कोई बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, लोन वगैरह देती है और नॉन प्रॉफिट है, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है। और किसने इसको बनाया था? इसको बनाया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कैनरा बैंक के साथ मिलकर। तो ये दोनों आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय ने कैनरा बैंक के साथ मिलकर इसको बनाया था। इन्हीं की ये जॉइंट वेंचर एक कंपनी है। कौन सी कंपनी? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लाभ के लिए काम नहीं करती है ये। इसमें देखो बाद में जो ये हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, इसमें बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या है, सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे जो वही लोन ले सकते थे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या है, इसमें कॉलेजेस और स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है, मेडिकल कॉलेज है, वो भी लोन वगैरह ले सकते हैं इस एजेंसी से। और एक राइज करके प्लेटफॉर्म प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, वो भी इसके अंदर क्या है, 2018 में इसके हायर फाइनेंसिंग एजुकेशन को इसके अंडर डाल दिया, राइज के अंदर। राइज का मतलब है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एजुकेशन सिस्टम में डेवलप करने के लिए राइज एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, तो उसी के अंदर हैपा को भी डाल दिया, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो इंस्टीट्यूट लोन वगैरह लेते हैं ना, प्रीमियम तो खुद भरते हैं वो, प्रीमियम का मतलब समझ लो इंस्टॉलमेंट, किस्त वगैरह खुद भरते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट खुद देती है। नेक्स्ट टॉपिक है वासेनार अरेंजमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इंडिया ने देखो इसकी चेयरमैनशिप हासिल की है, इस वजह से न्यूज में है, यानी कि 1 जनवरी से इंडिया इसका चेयरपर्सन बन गया, अध्यक्ष बन गया वासेनार अरेंजमेंट का। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझ लो आप बस, वासेनार अरेंजमेंट। तो 2023 1 जनवरी से इंडिया इसका चेयरपर्सन है। ये 42 मेंबर की एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है,
और वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ये एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी कि एक्सपोर्ट को, निर्यात को कंट्रोल करता है। किस तरह के निर्यात को कंट्रोल करता है ये? देखो, जो भी ऐसे वीपन्स होते हैं, कन्वेंशनल वीपन्स हैं, उनका ट्रांसफ़र रोकने के लिए। डुअल यूज़ गुड्स हैं, जो डुअल यूज़ गुड्स का मतलब, देखो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो लोगों की भलाई के लिए और एक नुकसान के लिए भी। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी नाभ की ऊर्जा है, जो इससे बिजली बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का आपको पता है, बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है, एटॉमिक बम वगैरह या हाइड्रोजन बम वगैरह, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम वगैरह बनाने के लिए, जो नुकसान हो सकते हैं ह्यूमंस के लिए। तो इस तरह से जो डुअल यूज गुड्स हैं और कन्वेंशनल वीपन से हथियार हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है वासेनार अरेंजमेंट। ये वासेनार अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कब बनाया गया था ये? देखो यहाँ पे ये 42 मेंबर हैं इसके वासेनार अरेंजमेंट के, मतलब 42 कंट्री इसके सदस्य हैं, जिनमें से इंडिया भी इसका सदस्य है। जुलाई 1996 में बनाया गया था। काम क्या था आपको बता दिया है। इसके देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है ना, 5 परमानेंट मेंबर में से 4 इसके मेंबर है वासेनार अरेंजमेंट के। लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है वासेनार अरेंजमेंट का। इंडिया है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं वो आपको पता ही होगा, पहले भी हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसे छोटा करके यहीं रख देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो ये है कि 2017 में, ये तो आपने देखा नहीं, 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना था। 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना था और 2023 में इसका चेयरमैन बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का। काम क्या करता है ये बता ही दिया है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? वियना में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया कंट्री हमने देखी थी मैप पे, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। और जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है मेंबर में, हर एक साल में, एनुअली। अब इंडिया इसका 1 साल तक मेंबर रहेगा 2023 के लिए, फिर अगले साल कोई और बन जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो और ग्रुप है इस तरह के, जो ऐसे वीपन से, कन्वेंशनल वीपन या अनकन्वेंशनल वीपन से, हथियार वगैरह, उनको रोकने के लिए इस तरह की और भी कमेटी या ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो और कौन कौन से हैं और इंडिया उनका मेंबर है या नहीं है वो और देख लो आप। एक ये जांगेर कमेटी है, 1971 में इसको बनाया गया था। ये न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल हैं उनको कंट्रोल करती है, उनकी लिस्ट तैयार करती है, ट्रिगर लिस्ट। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है, जेंगर कमेटी का इंडिया मेंबर नहीं है। एक एनएसजी है, एनएसजी न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं इसको, 1975 में इसको बनाया गया था। इसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। ये भी क्या है, जो न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, किसी चीज़ को फैलाना। तो न्यूक्लियर जो बॉम्ब वगैरह हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ना दे, ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह, इसको रोकता है एनएसजी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि देखो इसका मेंबर ना चाइना है एनएसजी का। और इसकी शर्त यह है कि कोई भी कंट्री एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी का मेंबर होना चाहिए। ये एक ट्रीटी है एनपीटी। ये ट्रीटी भी क्या बोलती है? नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है। यानी कि जो ऐसे न्यूक्लियर वीपन्स, हथियार वगैरह कोई उनको फैलाए ना, एक दूसरी कंट्री को ना बेचे, उसे रोकने के लिए एनपीटी लाई गई थी। और इसमें यह भी एक प्रोविज़न थी जिसकी वजह से इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था एनपीटी को। एनपीटी का इंडिया सिग्नेटरी मेंबर नहीं है एनपीटी का। इस ट्रीटी को, संधि को साइन नहीं किया था। क्यों? इसमें यह था कि कुछ ही ऐसे मेंबर है, जैसे P5 नेशन है, परमानेंट मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, या जैसे जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वीपन्स थे, जैसे अमेरिका था यूएसए, यूके था, रसिया था, इनके पास न्यूक्लियर वीपन्स है, वो उनके पास रहेंगे, बाकी कंट्री के पास न्यूक्लियर वीपन्स नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। इंडिया ने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है कि आप तो न्यूक्लियर वीपन्स, हथियार रख रहे हो, हमारे पास नहीं रहने दे रहे हो, हमें नहीं, इनके लिए मतलब हमें एक्सपेरिमेंट करने दे रहे हो। तो इसलिए इंडिया ने इसको एनपीटी को साइन नहीं किया था। और इसकी शर्त यह है एनएसजी की, जो एनपीटी को साइन करेगा वही मेंबर बनेगा। तो इस वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पा रहा है। लेकिन और मेंबर जो हैं इसके राजी भी हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं कि चलो, जैसे यूएसए, फ्रांस है, कि इंडिया इसका मेंबर बने।
लेकिन चाइना वीटो लगा देता है। चाइना कहता है कि जब तक इंडिया एनपीटी पे साइन नहीं करेगा तो इंडिया इसका मेंबर नहीं बनेगा, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये 1985 में बनाया गया था। ये भी था केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स है उनको डेवलपमेंट को रोकने के लिए आया था ये। इंडिया इसका मेंबर है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR, ये 1987 में बनाया था। ये क्या था, मिसाइल वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए कि मिसाइल वगैरह को एक दूसरी कंट्री में ना बेचे, इसको रोकने के लिए लाया गया था। इसका इंडिया मेंबर है, इसका मेंबर है इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर। ओजेम्पिक रिसेंटली अभी न्यूज में है, हमें ये जानना है ये है क्या और क्या काम आता है। ओजेम्पिक है क्या? ओजेम्पिक एक ड्रग है, दवाई है। किस काम आती है? ये एंटी डायबिटीज़ ड्रग है, यानी कि डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए दी जाती है। और ये ब्रांड नाम है, ओजेम्पिक ब्रांड का नाम है। जैसे आपने देखो ब्रांड तो आपको पता ही होगा ना, जैसे आप कोई कपड़े वगैरह खरीदते हो ब्रांड के, इस तरह से ब्रांड का नाम है ये। और दवाई का नाम अलग नाम से आता है और ये ब्रांड का नाम है मेनली। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो एलोन मस्क हैं, एलोन मस्क को तो आप जानते होंगे, एलोन मस्क ने ट्वीट किया अपने ट्विटर पे, अभी ट्विटर के मालिक भी हैं एलोन मस्क। 13.6 किलोग्राम वेट लूज किया इन्होंने। किसकी वजह से? उसका कारण बताया कि इन्होंने ओजेम्पिक नाम की दवाई ली। ओजेम्पिक या वीगोवी नाम की ब्रांड से भी आता है ये दवाई। और इन्होंने फास्टिंग की, यानी कि व्रत किए। और टेस्टी फूड है, जैसे जंक फूड वगैरह हो गया, फास्ट फूड वगैरह, बर्गर, समोसा, ये वगैरह फूड से दूर रहे, नहीं खाए, जिसकी वजह से इनका 13.6 किलोग्राम वेट घट गया, कम हो गया। दूसरा कारण ये था, ये न्यूज में थी ड्रग, कि टिकटॉकर है ना, जो टिकटॉक पे बनाते हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं वीडियो वगैरह, उसमें भी ये वेट लूज करने के लिए रहा कि बहुत सारे लोगों ने इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह वीडियो बनाई कि इसकी वजह से वेट लॉस हुआ, उनका वेट कम हो गया, बहुत सारे मोटे लोगों का। तो इस वजह से ये दवाई न्यूज में रही। तो ये ओजेम्पिक है या वीगोवी है या राइबेलसस है, ये ब्रांड नाम है। एंटी डायबिटीज़ मेडिकेशन है, जो डायबिटीज़ को रोकने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ड्रग आती हैं, दवाई आती हैं। जैसे है सी मैग्लूटाइड नाम की एक ड्रग है, एंटी डायबिटीज़ मेडिकेशन है, ड्रग है, मेडिसन है। तो ये दवाई जो आती है, इस दवाई के ब्रांड नाम है ओजेम्पिक या वीगोवी या राइबेलसस। और ये दवाई को, जो सी मैग्लूटाइड दवाई है, इसको बनाता कौन है? कंपनी है, कंपनी का नाम है डेनिस फार्मास्यूटिकल कंपनी। डेनिस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम क्या है? नोवो नॉर्डिस्क। डेनिस ये मतलब कंट्री का नाम है, देश का, डेनमार्क से है, और कंपनी का नाम है नोवो नॉर्डिस्क। तो इस कंपनी ने दवाई बनाई, सी मैग्लूटाइड नाम की दवाई, ब्रांड का नाम इस नाम से ओजेम्पिक या वीगोवी या राइबेलसस। तो ये दवाई टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो उसको कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए ली जाती है। और ये दवाई में देखो ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन टाइप होता है, उसकी तरह ही होता है, हार्मोन की तरह होती है, ग्लूकागोन हार्मोन की तरह, जिसमें पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ये ड्रग होती है, जो क्या करती है? इंसुलिन है जो हमारी बॉडी में, उसको इंक्रीज करती है, और ग्लूकागोन है उसको डिक्रीज कर देती है। ये क्या है इंसुलिन और ग्लूकागोन? देखो डायबिटीज़ होती कैसे है हमारी बॉडी में? डायबिटीज़ का कारण है जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और शुगर का लेवल कब बढ़ता है? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन है, जो इंसुलिन, ये समझ लो एक हार्मोन है इंसुलिन हमारी बॉडी में, इंसुलिन का हमारी बॉडी में कम हो जाएगा ना, जब ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल करता है शुगर को। जो शुगर लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है उसको ये कम करता है, और हमारे जो पेशाब वगैरह उसके रास्ते निकल जाता है हमारी बॉडी में से शुगर। तो इंसुलिन इसको कंट्रोल करता है शुगर को। लेकिन अगर इंसुलिन ही कम हो गया तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी बॉडी में जब इंक्रीज हो जाएगा शुगर लेवल, उसी को बोल देते हैं डायबिटीज़। और एक होता है ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन क्या होता है? ये भी एक हार्मोन है। ग्लूकागोन क्या करता है? ये ग्लूकागोन ये शुगर लेवल को देखो रिड्यूस करता है इंसुलिन, और ग्लूकागोन शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। अगर मान लो शुगर का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए, वो भी हार्मफुल है, हानिकारक है, ज़्यादा हो जाए वो भी नुकसानदायक है, तो उसका एक लेवल है, बैलेंस होना चाहिए। तो ग्लूकागोन शुगर के जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है,
शुगर लेवल को इंक्रीज करता है और इंसुलिन डिक्रीज करता है। और जब ये दोनों में बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है या ग्लूकागोन कम हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन मान लो कम हो गया तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डायबिटीज़ बढ़ जाएगी क्योंकि शुगर लेवल बढ़ गया। तो ये क्या करती है, ये दवाई जो होती है, जो इंसुलिन है उसके सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती है। हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनने लगता है इस दवाई को लेने के बाद, जिसकी वजह से शुगर लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है हमारी बॉडी से, और जो ग्लूकागोन है उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि ये शुगर लेवल को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। ग्लूकागोन हमारी बॉडी में, ग्लूकागोन है जो हार्मोन है जो शुगर लेवल को बढ़ाता है, और जब ग्लूकागोन कम हो जाएगा तो शुगर लेवल कम हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा तो भी शुगर लेवल कम हो जाएगा क्योंकि ये शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। तो इस तरह से काम करता है ये दवाई जो जब हमारी बॉडी में जाती है, और ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करने के साथ साथ ये दवाई देखो वेट लॉस भी करती है, वेट लॉस में काम आती है, वजन घटाती है। जो हाइपोग्लिसीमिया है इसके रिस्क को भी कम करती है, ये भी शुगर लेवल को के रिलेटेड, ये एक हाइपोग्लिसेमिया शुगर लेवल से रिलेटेड है, ये भी टर्म है जो। और हार्ट हेल्थ है हमारी उसको इम्प्रूव करती है, किडनी फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, किडनी का जो काम होता है उसको भी इम्प्रूव करती है दवाई। लेकिन इंडिया में देखो ऐसी कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, ये जो ओजेम्पिक नाम से ऐसी कोई ब्रांड नेम नहीं है कि इंडिया में अप्रूवल दे रखा हो कि वेट लॉस के लिए, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी। तो आज के टॉपिक भी इतने थे।